नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद, जांच में जुटी। पूरी पुलिस की टीम, छानबीन जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए ये धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। छानबीन में बम निरोधक दस्ता जुटा हुआ है। पुलिस छानबीन में यहां पर जुटी हुई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपने देखा कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई सारे जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। और खासकर ये बात कि हर जगहों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली और जानकारी मिलते ही यहां पर हड़कंप मच गया। आपको ये जानकारी दे दें कि सिर्फ एम्बियंस मॉल को ही नहीं, बल्कि एनसीआर के 2 मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। नोएडा के डीएलएफ मॉल और गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद दोनों मॉल को खाली कराया गया है। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। मामले में जांच जारी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल और दिल्ली एनसीआर के नोएडा स्थित डीएलएफ मॉल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद यहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती है। मॉल को खाली करवा दिया गया है। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मॉल प्रबंधक के पास धमकी भरा मेल आया है, जिसके बाद मॉल में हड़कंप मच गया। मॉल प्रबंधक ने सूचना पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस बल और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस बात पर पता लगा रही है कि आखिर धमकी भरा मेल किसने भेजा, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी किस तरीके से एयरपोर्ट पर भी इस तरीके से धमकी भरा मेल मिला है। स्कूल कॉलेजेस में भी ये मेल मिले हैं। दिल्ली के कई सारे प्रसिद्ध स्कूल जैसे डीपीएस जैसे स्कूलों में मेल जो है वो मिला है। और उसके बाद राजभवन पे भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और अब गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। दरअसल मॉल प्रबंधक के पास ये मेल आया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। एम्बियंस मॉल प्रबंधक के पास जो मेल आया था उसमें लिखा गया है कि मैंने बिल्डिंग में बम प्लांट कर दिए हैं और बिल्डिंग के अंदर मौजूद हर व्यक्ति मारा जाएगा। आप में से कोई भी नहीं बच पाएगा। आपकी मौत होनी है। मैंने बिल्डिंग में बम इसलिए लगाए क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है। हम हमले के पीछे पैगी और नोरा हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर लीक हुई फ्लोरीन गैस के रिसाव से 2 कार्गो कर्मी बेहोश हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं, जहां पर लखनऊ एयरपोर्ट पर लीक हुई फ्लोरीन गैस के रिसाव से 2 कार्गो कर्मी बेहोश हो गए हैं। सभी को कार्गो एरिया से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स और दमकल कर्मी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। मेडिकल के यूज में आने वाली फ्लोरीन गैस का रिसाव हुआ, जिसमें 2 कर्मी बेहोश हो गए। और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनको जो जिम्मेदारी दी है, उनकी कोशिश है कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बने। वहीं बंगाल पर कहा कि प्राकृतिक माफ नहीं करेगी। आपको बता दें, इसी क्रम में हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने दिलीप जायसवाल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम बात करते हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से। जायसवाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सुदर्शन। धन्यवाद। अध्यक्ष के रूप में अब पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, कैसे देखते हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आप? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा करके बिहार ऐसे राज्य का
अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी है और इतने लंबे समय से संगठन का काम करने का जो मुझे ये विश्वास केंद्रीय नेतृत्व ने जताया है, इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। और जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, संगठन में को और कार्यकर्ताओं को संकलित करके, समाहित करके मजबूत करने में लगा हुआ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से आपकी मुलाकात हुई, काफ़ी हमने तस्वीर देखा, काफ़ी प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी खुश थे। क्या बात हुई प्रधानमंत्री जी से, क्या आशीर्वाद दिया आपको प्रधानमंत्री जी ने? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने वही शब्द कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को समाहित करके, संकलित करके पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और उसको बूथ स्तर पर जाकर जो हमारी बूथ कमेटी है, बूथ का जो सेना है, उसको तैयार करना है। और जिस तरह से खासतौर तेजस्वी यादव की बात की जाए, उस आपकी सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं उसको नेता नहीं मानता। अगर वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पुत्र नहीं होता तो उसका कोई लीडरशिप या क्वालिटी नहीं है। तो इसीलिए उन लोगों को बिहार लूटने, पूरा पहले से ही बिहार लूटने की आदत लगी हुई है बिहार को, और बिहार को लूट लूट कर उन लोगों ने अपराध के जनक रहे हैं, उनका परिवार अपराध का जननी। इसीलिए उन लोगों को कुछ भी बोलने का हक नहीं है। बेटे रोहित जी, जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि आपकी सरकार में, अभी सरकार में मंत्री हैं, कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो हंसी आती है आपको? नहीं, मैंने कहा ना कि क्राइम, अपराध को पैदा करने वाला ही उनका पूरा खानदान है, तो उनको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। दिलीप जायसवाल जी, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि एक मलाल रह गया है कि अब तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है बिहार में, अब आप अध्यक्ष बन गए हैं। नहीं, देखिए, मेरा टारगेट ही है कि पहले एनडीए को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को मजबूत करना और 2025 में 2/3 बहुमत से सरकार बनाना। बिहार की जनता मन बना चुकी है और वहाँ पर 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत तरीके से खड़ी है। और जिस तरह से खासतौर से सीमांचल की बात की जाए, जब लोकसभा चुनाव के समय भी हमारे आपसे बातचीत हुई, सीमांचल का जो क्षेत्र है, लगातार आबादी बढ़ती जा रही है मुसलमानों की, तो कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, मैं तो अपने संगठन को मजबूत करूंगा और सब बातों पर केंद्रीय नेतृत्व नज़र बनाए रखी है और उसको देखा जाएगा, जैसे भी जो है उसका हल निकाला जाएगा। और आप बड़े नेता हैं बीजेपी के, 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में, क्या स्थिति लग रही है आपकी? राष्ट्रवादी ताकत हर वक्त एनडीए गठबंधन के साथ रहेगी। इस देश में 2 ही ताकत है, एक राष्ट्रवादी, एक राष्ट्र विरोधी। राष्ट्रवादी ताकत जो एनडीए गठबंधन है और जो सेकुलर के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं इस देश में, उन लोगों को शायद पता नहीं है कि देश अगर कमज़ोर होगा तो सत्ता और राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए भाजपा और भाजपा समर्थित दल जितने भी हैं, वो राष्ट्रवादी नीति से देश को मजबूत करने में लगे हुए हैं और जनता इस बात को समझ रही है। एक आखिरी सवाल लेंगे, जिस तरह से बंगाल की घटना हुई है, जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत विभत्स घटना है बंगाल का, और जिस तरह से 10-12 लोगों ने रेप किया है उस लड़की के साथ में, डॉक्टर के रिपोर्ट में आ गया कि करीब 10 से 12 लोगों ने रेप करके उसको विभत्स तरीके से उसको जो है मारा है। तो इस घटना का जितना निंदा किया जाए कम है, और ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए कि इसके बाद भी वो दोषी को बचाना चाहती है, इसलिए कि वो टीएमसी के गुंडे हैं, टीएमसी के लोग हैं। तो ममता बनर्जी को शायद यहाँ इंसान माफ़ कर दे, भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेगा। राष्ट्रपति शासन की लोग मांग कर रहे हैं, क्या उसको जायज़ मानते हैं आप? नहीं, वो तो बाद की बात है। पहले तो जो प्राकृतिक न्याय है वो न्याय उस बच्ची को मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो दिलीप जायसवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी बिहार के अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर कहना है कि इनके सामने जो चुनौती है कि 2025 में एनडीए की सरकार बनाना। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच जारी है। आरजी कर अस्पताल पहुंची सीबीआई की टीम और क्राइम सीन की डिजिटल मैपिंग करेगी सीबीआई की टीम। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर क्राइम सीन की डिजिटल मैपिंग
सीबीआई की टीम करने जा रही है। पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई की पूछताछ भी जारी है। डॉक्टरों की 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल इस वक्त जारी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोलकाता रेप मर्डर केस में लगातार नया मोड़ लेता नजर आ रहा है और इसी बीच सीबीआई की टीम जो है पूरे मामले पर जांच कर रही है। आरजी कर हॉस्पिटल पहुंची है सीबीआई की टीम। यहां पर लगातार जांच जारी है, पूछताछ जारी है, अलग अलग लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूर्व प्रिंसिपल संतोष घोष से भी लगातार मामले में पूछताछ की जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिन हाई कोर्ट की तरफ से फटकार यहां पर ममता सरकार को लगाई गई। ना सिर्फ ममता सरकार को लगाई गई बल्कि संतोष घोष को लेकर भी यहां पर फटकार लगाई गई है, जिसके बाद सीबीआई की जो जांच है वो और भी तेज होती नजर आ रही है। और ये तो रही जांच की बात। अगर देश भर की बात करें तो देश भर में इन दिनों डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। अलग अलग जगहों से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर है, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना के बाद देश भर की महिलाओं में, डॉक्टरों में, लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि जो जस्टिस है यानी कि न्याय दिलाई जाए, न्याय मिले इस महिला डॉक्टर को, पीड़िता के परिवार को। और इसको लेकर यहाँ पर डॉक्टरों में भी आक्रोश नजर आ रहा है। ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ी लेकिन बेटी के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई, इसके बाद अब लगातार सवाल उठता नजर आ रहा है। और ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर डॉक्टरों में आक्रोश है। यहाँ पर हाथ में कैंडल लिए, हाथ में फ़ोन का फ्लैशलाइट जलाकर यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं ये यहाँ पर न्याय की गुहार लगाते, न्याय की मांग करते नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात बिहार की करते हैं। बिहार में कोलकाता में महिला चिकित्सक से हुई दरिंदगी के खिलाफ आईएमए की 24 घंटे की हड़ताल के बाद बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में मरीज की हालत बेहद गंभीर हो गई है। अस्पताल में जरूरी सेवाएं बाधित होने से मरीजों को और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिन मरीजों को ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था उनके ऑपरेशन टल गए और कई मरीज बिना इलाज के वापस जाने को मजबूर हो रहे हैं। इमरजेंसी सेवाओं पर भी इसका व्यापक असर पड़ रहा है। स्ट्राइक के कारण न केवल ऑपरेशन टले हैं बल्कि ओपीडी सेवाएं भी पूरी तरीके से ठप हो गई है, जिससे रोजाना आने वाले सैकड़ों मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में मेडिकल स्टूडेंट्स से जुड़ी घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सरकार से गलती हुई है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना निंदनीय है। बेटी है, मैं इस कष्ट को समझ सकता हूं और किसी भी बेटी के साथ होना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से इस घटना के बारे में ये स्वीकार करना चाहिए कि उनके यहाँ उनकी सरकार से गलती हुई है। किसी भी बहन के साथ और खास करके ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है। मेरी खुद की भी बेटी है, मैं इस कष्ट को समझ सकता हूँ और किसी भी बेटी के साथ होना वह अत्यंत दुखद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से इस घटना के बारे में ये स्वीकार करना चाहिए कि उनके यहाँ उनकी सरकार से गलती हुई है। किसी भी बहन के साथ और खास करके ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है। मेरी खुद की भी बेटी है, मैं इस कष्ट को समझ सकता हूँ और किसी भी बेटी के साथ होना वह अत्यंत दुखद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को सार्वजनिक। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि MUDA मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। राज्यपाल ने बीते दिनों MUDA भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कैबिनेट की राय मांगी थी। हालांकि राज्य कैबिनेट ने इसे कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बताया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा
चलाने के लिए राय मांगने पर 15 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई थी और उसमें राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी गई। इसके बाद राज्यपाल ने इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों से राय ली और फिर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि शिकायत में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, बेटे और MUDA के आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। आपको ये बता दें कि मुख्य विपक्षी दल यानी कि बीजेपी इस घोटाले की जांच की मांग लंबे समय से करती आ रही है और बीजेपी ने इस साल जुलाई में मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए सिद्धारमैया की इस्तीफे तथा CBI जांच की मांग की थी। वहीं MUDA जमीन घोटाले केस में राज्यपाल के जांच के आदेश के खिलाफ CM सिद्धारमैया हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अब और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात झारखंड की करेंगे। झारखंड के हजारीबाग जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा जिहादी कैदी सुरक्षाकर्मी की हत्या करके फरार हो गया है। गैंग रेप की सजा काट रहा जिहादी कैदी शाहिद अंसारी ने इलाज के दौरान उसने सुरक्षा में तैनात आदिवासी हवलदार चौहान हेम्ब्रम की लोहे की रॉड से मारकर और गला दबाकर हत्या कर दी है। 12 अगस्त के इस मामले पर आरोपी के अभी तक नहीं पकड़े जाने पर राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मृतक आदिवासी हवलदार के परिजनों से मिलने जा रहे झारखंड के सह चुनाव प्रभारी सह असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने राज्य सरकार पर मुस्लिम समाज स्वतुष्टीकरण की राजनीति के लिए फायदे और कायदे कानून को ताक पर रखने का आरोप लगाया है कि जो यहाँ पर मुस्लिम समाज के वोट बैंक को लेकर यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर कानून को ताक पर रखते हुए फैसला ले रहे हैं। दरअसल 12 अगस्त को गैंग रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी मोहम्मद शाहिद अंसारी ने उनकी सुरक्षा में तैनात आदिवासी पुलिस हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या कर दी और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से फरार हो गया। बीजेपी का आरोप है कि दोषी मुसलमान समाज से है और झारखंड सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आदिवासी दिवंगत हेम्ब्रम के पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया है। ये रांची में कल सभी मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की इस बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। हेमंत विश्व शर्मा मंडल अध्यक्षों को संबोधित करते हुए जमीनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए उन्होंने कहा है, साथ ही चुनाव जीतने का मंत्र भी दिया है। इस बैठक के विषय में असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधानसभा सह चुनाव प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी मंडल अध्यक्ष को चुनाव के लिए तैयार होना बिल्कुल सही है। चुनाव को लेकर बूथ स्तर से लेकर मंडल तक संगठन मजबूत है। संपाई सुरेन जी ने ही झारखंड को JMM का 5 साल का जो कार्यकाल हुआ वही जो 6 महीना था, जो 6 महीना में थोड़ा सा कम हुआ। मैया योजना किसने अनाउंस किया? संपाई सुरेन ने अनाउंस किया, लेकिन आज उनका फोटो कहीं भी नहीं। सर इधर देखिए। तो इसीलिए मेरा सम्मान संपाई जी का साथ है, लेकिन पॉलिटिकल बात हमको करना नहीं है। देखिए, मंडल अध्यक्ष लोगों को मैंने यही बताया कि हमें चुनाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए और चुनाव अगली जब भी देगा बूथ से लेकर मंडल तक हमारा संगठन एकदम शक्तिशाली रहना चाहिए। सबका मूड बहुत अच्छा है, फीडबैक भी अच्छा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।